राधा स्वामी जी संगत शहर के पुराने रेलवे स्टेशन के बाहर हर सुबह की तरह उस दिन भी यात्रियों की भीड़ लगी हुई थी। कोई अपने परिवार के साथ ट्रेन का इंतजार कर रहा था, कोई जल्दी जल्दी सामान लेकर प्लेटफॉर्म की ओर भाग रहा था और कोई चाय की छोटी सी दुकान पर खड़ा होकर सफर शुरू होने से पहले चाय पी रहा था। उसी भीड़ में राजेश भी अपनी पत्नी कविता और अपने 12 साल के बेटे आरव के साथ खड़ा था। तीनों को अपने गांव जाना था क्योंकि राजेश की मां की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब चल रही थी और सुबह ही गांव से फोन आया था कि उनकी हालत पहले से कुछ कमजोर है। राजेश शहर में एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाता था और पिछले 2 वर्षों से व्यापार ठीक न चलने के कारण आर्थिक परेशानी से गुजर रहा था। घर का किराया, दुकान का खर्च, बेटे की पढ़ाई और मां के इलाज का खर्च, इन सब को संभालते संभालते उसके चेहरे पर उम्र से पहले ही थकान दिखाई देने लगी थी। राजेश की पत्नी कविता स्वभाव से बहुत शांत और धार्मिक महिला थी। वो सुबह उठकर बाबा जी की तस्वीर के सामने दिया जलाती थी और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती थी। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद उसने कभी अपने पति पर किसी चीज के लिए दबाव नहीं डाला था। वो अक्सर राजेश से कहती थी कि हमारे पास कम है तो क्या हुआ, जब तक परिवार साथ है तब तक हम गरीब नहीं हैं। राजेश उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता था, लेकिन उसके मन में एक चिंता हमेशा बनी रहती थी कि वो अपने परिवार को बेहतर जीवन क्यों नहीं दे पा रहा है। उस दिन स्टेशन पर पहुंचने के बाद राजेश ने टिकट अपनी जेब से निकालकर दोबारा देखा। ट्रेन आने में लगभग आधा घंटा बाकी था। उसने अपना बैग नीचे रखा और पत्नी से कहा, तुम दोनों यही बैठो, मैं पानी लेकर आता हूं। कविता ने कहा, आप जल्दी आइएगा, आरव को भी भूख लगी है। राजेश ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और पानी लेने चला गया। वापस लौटते समय उसकी नजर प्लेटफॉर्म के एक कोने में बैठी एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी। महिला बहुत साधारण कपड़ों में थी। उसके पास एक पुराना कपड़े का थैला रखा था और वो बार बार स्टेशन की ओर देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वो किसी से कुछ मांग नहीं रही थी। कई लोग उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन वो किसी को रोक नहीं रही थी। राजेश कुछ कदम आगे बढ़ा, फिर अचानक रुक गया। उसके मन में आया कि महिला शायद परेशान है। उसने वापस जाकर पूछा, माता जी, आप ठीक है? आपको किसी मदद की जरूरत है क्या? बुजुर्ग महिला ने उसकी ओर देखा और बहुत शांत आवाज में कहा, बेटा, मैं ठीक हूं, बस ट्रेन का इंतजार कर रही हूं। राजेश ने पूछा, कहां जाना है आपको? महिला ने कहा, जहां मालिक ले जाएंगे वहीं चली जाऊंगी। राजेश को उसका जवाब थोड़ा अजीब लगा। उसने मुस्कुराकर कहा, माता जी, टिकट तो होगा ना आपके पास? महिला ने अपने पुराने थैले में हाथ डाला और एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। उसने टिकट राजेश को दिखाया। टिकट देखकर राजेश को पता चला कि महिला उसी ट्रेन से यात्रा करने वाली थी जिसमें वह अपने परिवार के साथ जा रहा था। राजेश ने पूछा, आप अकेली जा रही हैं? महिला ने कुछ क्षण चुप रहकर कहा, हाँ बेटा, अकेली ही हूं। जिनके लिए आई थी वे अब इस दुनिया में नहीं है। अब जहां कोई अपना मिल जाए वही घर समझ लेती हूं। राजेश के मन में उस बात का असर हुआ। उसने महिला के पास रखे पुराने थैले को उठाकर अपने पास रख लिया और कहा, माता जी, जब तक ट्रेन नहीं आती आप हमारे साथ बैठ जाइए। भीड़ में अकेले बैठना ठीक नहीं है। महिला ने उसे ध्यान से देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तूने मुझे अपनी मां समझकर आवाज दी है, इसलिए मैं तेरे साथ बैठ जाती हूं। राजेश महिला को अपनी पत्नी और बेटे के पास ले आया। कविता ने जैसे ही बुजुर्ग महिला को देखा, वो तुरंत उठकर उन्हें बैठने की जगह देने लगी। उसने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और महिला को दी। बुजुर्ग महिला ने पानी पीकर कहा, बेटी, मालिक तेरा घर खुश रखे। कविता ने हाथ जोड़कर कहा, माताजी, आशीर्वाद दीजिए। आरव भी उस महिला को ध्यान से देख रहा था।
उसने पूछा, दादी, आप अकेले क्यों जा रही हो? महिला ने बच्चे की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कभी कभी इंसान अकेला दिखाई देता है, लेकिन अगर दिल में मालिक का नाम हो तो वो अकेला नहीं होता। आरव को उसकी बात समझ तो पूरी तरह नहीं आई, लेकिन उसे महिला का बोलने का तरीका बहुत अच्छा लगा। कुछ देर बाद राजेश ने अपनी पत्नी से कहा कि आरव के लिए जो पराठे बनाए थे उनमें से 2 महिला को दे दो। कविता ने तुरंत डिब्बा खोला और बुजुर्ग महिला के सामने खाना रख दिया। महिला ने पहले मना किया, लेकिन कविता ने कहा, माताजी, घर से बनाया है, आप थोड़ा खा लीजिए। महिला ने एक टुकड़ा लिया और बहुत धीरे धीरे खाने लगी। खाना खाते समय उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटी, बहुत दिनों बाद किसी ने मुझे इस तरह अपने हाथ से खाना दिया है। कविता ने तुरंत पूछा, आपका कोई अपना नहीं है क्या? महिला ने कुछ देर तक प्लेट की ओर देखा और फिर बोली, अपना था बेटा, लेकिन समय ने सब छीन लिया। पति बहुत पहले चले गए। एक बेटा था, वो भी बीमारी में चला गया। बहू अपने मायके चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। मैं कुछ साल रिश्तेदारों के घर रही, लेकिन किसी के घर में हमेशा रहना आसान नहीं होता। अब जहां रात हो जाती है वही कुछ दिन रुक जाती हूं। राजेश और कविता दोनों चुप हो गए। राजेश को अपनी मां की याद आ गई। उसने सोचा कि अगर कभी उसकी मां भी ऐसी स्थिति में होती तो क्या वो उन्हें इस तरह अकेला छोड़ सकता था। उसने महिला से पूछा, माताजी, आपका नाम क्या है? महिला ने कहा, मेरा नाम शांति है। राजेश ने कहा, शांति माताजी, आज से आप हमारे लिए अजनबी नहीं है। जब तक ट्रेन में हैं, आप हमारे साथ रहेंगी। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा। शांति देवी ने राजेश की ओर बहुत ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और उन्होंने कहा, बेटा, तूने मेरा नाम पूछा है, लेकिन मुझे लगता है तू अपने मन का नाम भूल गया है। राजेश को उनकी बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, आप क्या कहना चाहती है? शांति देवी ने बस इतना कहा, तेरे मन में बहुत चिंता है। तू बाहर से शांत खड़ा है, लेकिन अंदर से बहुत परेशान है। राजेश एकदम चुप हो गया। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा। कविता भी उसे देखने लगी। राजेश ने धीरे से कहा, माताजी, परेशानी तो हर किसी के जीवन में होती है। शांति देवी ने कहा, परेशानी हर किसी के जीवन में होती है, लेकिन तू अपनी परेशानी को अपनी पहचान बना चुका है। तू हर दिन यही सोचता है कि दुकान कैसे चलेगी, घर का खर्च कैसे निकलेगा, बेटे की पढ़ाई कैसे होगी और मां का इलाज कैसे होगा। तूने ये सोचना छोड़ दिया है कि मालिक ने अब तक तुझे कितनी बार संभाला है। राजेश के चेहरे का रंग बदल गया। ये बात उसने किसी को नहीं बताई थी। पिछले कई महीनों से वो रात को अकेले बैठकर यही सोचता था कि अगर दुकान बंद हो गई तो परिवार का क्या होगा। उसने कभी अपनी पत्नी से भी पूरी बात नहीं कही थी, क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था। कविता ने शांति देवी की ओर देखा और फिर राजेश की ओर। उसने धीरे से कहा, आपको कैसे पता कि राजेश इतनी चिंता करता है? शांति देवी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, चिंता करने वाले चेहरे को पहचानने के लिए कोई बड़ी विद्या नहीं चाहिए। आंखें बहुत कुछ बता देती है। राजेश ने पहली बार उस बुजुर्ग महिला को ध्यान से देखा। वो साधारण कपड़ों में थी। उसके पास कोई बड़ा सामान नहीं था, लेकिन उसकी आवाज में ऐसा विश्वास था कि राजेश कुछ देर के लिए अपनी सारी परेशानियां भूल गया। ट्रेन आने की घोषणा हुई तो स्टेशन पर अचानक भीड़ बढ़ गई। लोग अपने सामान उठाकर प्लेटफॉर्म की ओर जाने लगे। राजेश ने शांति देवी का थैला उठाया और कहा, माताजी, आप हमारे साथ ही चलिए। शांति देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मालिक तुझे हमेशा सही समय पर सही इंसान से मिलाता रहे। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। राजेश ने अपनी पत्नी और बेटे को पहले चढ़ाया और फिर शांति देवी को सावधानी से ट्रेन में चढ़ाया। उनकी सीट अलग थी, लेकिन राजेश ने देखा कि शांति देवी की सीट काफी दूर थी। उसने अपना सामान अपनी सीट के पास रखा और शांति देवी से कहा,
आप अकेले मत बैठिए, जब तक सफर है हमारे साथ ही रहिए। शांति देवी ने कोई विरोध नहीं किया, वो उनके साथ बैठ गई। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से बाहर निकलने लगी। खिड़की से बाहर देखते हुए राजेश ने महसूस किया कि उसके मन में पिछले कई महीनों के बाद पहली बार थोड़ी शांति है। उसे अभी भी अपनी दुकान, पैसे और मां की बीमारी की चिंता थी, लेकिन शांति देवी की बातें उसके भीतर कुछ बदल रही थी। कुछ देर बाद शांति देवी ने अपने थैले से एक छोटी सी पुरानी तस्वीर निकाली। उन्होंने उसे अपनी हथेली पर रखा और कुछ देर देखते हुए आंखें बंद कर ली। राजेश ने पूछा, माताजी, ये किसकी तस्वीर है? शांति देवी ने तस्वीर को अपने सीने से लगाया और कहा, जिसने मुझे सिखाया कि जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता तब भी मालिक का नाम उसके पास रहता है। राजेश कुछ और पूछना चाहता था, लेकिन शांति देवी ने तस्वीर वापस थैले में रख दी और खिड़की की ओर देखने लगी। कविता ने राजेश की ओर देखा। दोनों के मन में एक ही सवाल था कि आखिर ये साधारण सी बुजुर्ग महिला उनके परिवार के बारे में इतनी बातें कैसे समझ पा रही थी। फिर भी किसी ने उनसे ज्यादा सवाल नहीं किया। ट्रेन आगे बढ़ती रही और राजेश के परिवार को यह एहसास तक नहीं था कि स्टेशन पर हुई ये छोटी सी मुलाकात उनके जीवन की सोच और दिशा पर इतना गहरा असर डालने वाली थी। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से आगे बढ़ रही थी और खिड़की के बाहर पीछे छूटते हुए मकान, दुकानें और खेत दिखाई दे रहे थे। राजेश अपनी सीट पर बैठा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार सामने बैठी शांति देवी की ओर जा रहा था। कुछ देर पहले तक वो उन्हें केवल एक अकेली बुजुर्ग महिला समझ रहा था, जिसे रास्ते में थोड़ी मदद की जरूरत थी, लेकिन उनकी कुछ बातें उसके मन में लगातार घूम रही थी। खासकर वो बात कि वो अपनी परेशानियों को अपनी पहचान बना चुका है। राजेश ने कभी किसी के सामने स्वीकार नहीं किया था कि आर्थिक स्थिति को लेकर वो अंदर से कितना टूट चुका है। वो हर सुबह दुकान खोलता, ग्राहकों के आने का इंतजार करता, हिसाब किताब देखता और रात को घर लौटकर अपनी पत्नी और बेटे के सामने मुस्कुराने की कोशिश करता। लेकिन रात में अकेला होते ही उसे भविष्य का डर घेर लेता था। कविता ने धीरे से राजेश से पूछा, आप कुछ सोच रहे हो? राजेश ने कहा, हाँ, उस माता जी की बात सोच रहा हूं। कविता ने कहा, मुझे भी उनकी बातें अजीब लगी, लेकिन उनका मन बहुत साफ लगता है। राजेश ने धीमे स्वर में कहा, उन्होंने मेरे मन की वो बात कह दी जो मैंने तुम्हें भी कभी पूरी तरह नहीं बताई। कविता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं जानती हूं कि आप परेशान रहते हो, बस आप मुझे बताना नहीं चाहते ताकि मैं चिंता न करूं। लेकिन घर की परेशानी पति पत्नी दोनों की होती है। आप अकेले सब कुछ अपने ऊपर मत लिया करो। राजेश ने कुछ क्षण पत्नी की ओर देखा और फिर कहा, कविता, कभी कभी मुझे लगता है कि दुकान बंद हो जाएगी। पिछले कई महीनों से बिक्री लगातार कम हो रही है, उधार बढ़ता जा रहा है और मां के इलाज का खर्च भी कम नहीं हो रहा। आरव की फीस अगले महीने जमा करनी है। मैं समझ नहीं पा रहा कि सब कैसे संभालूं। कविता ने शांत स्वर में कहा, जिस तरह अब तक संभाला है उसी तरह आगे भी संभालेंगे। अगर हमारे पास पैसा कम है तो हम खर्च कम करेंगे, लेकिन हिम्मत कम नहीं करेंगे। आपने हमेशा मुझे कहा है कि मालिक पर भरोसा रखो, तो अब आपको खुद भी वही करना होगा। राजेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी बातें सुनकर लगता है जैसे मेरी जगह तुम होती तो सब कुछ आसान कर देती। कविता ने जवाब दिया, मुश्किलें आसान नहीं होती, बस दो लोग मिलकर उठाए तो उनका वजन कम लगने लगता है। सामने बैठी शांति देवी चुपचाप दोनों की बातें सुन रही थी। उन्होंने कुछ देर बाद कहा, बेटा, तेरी पत्नी ठीक कह रही है। घर में पैसा कम हो जाए तो आदमी गरीब नहीं होता, लेकिन जब भरोसा कम हो जाए तो घर खाली हो जाता है। राजेश ने उनकी ओर देखा। शांति देवी ने आगे कहा, तुम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े रहना। व्यापार आज कम है तो कल बढ़ सकता है, पैसा आज नहीं है तो कल आ सकता है, लेकिन अगर पति पत्नी एक दूसरे का भरोसा खो दें तो फिर बहुत कुछ होने के बाद भी मन खाली रहता है। राजेश ने सिर झुका लिया।
उसे लगा जैसे शांति देवी केवल बातें नहीं कर रही थी, बल्कि उसके जीवन की ऐसी बातें बता रही थी जिन्हें वो खुद भी शब्दों में नहीं कह पाता था। उसने पूछा, माताजी, आपने जीवन में बहुत कुछ देखा है क्या? शांति देवी कुछ देर खिड़की से बाहर देखती रही, फिर बोली, इतना देखा है बेटा कि अब किसी से शिकायत करने का मन नहीं करता। राजेश ने कुछ और पूछना चाहा, लेकिन शांति देवी ने धीरे से हाथ उठाकर कहा, हर कहानी हर जगह नहीं सुनाई जाती। कुछ बातें इंसान अपने भीतर रखता है और कुछ मालिक के पास छोड़ देता है। कविता ने उनके लिए पानी की बोतल आगे कर दी। शांति देवी ने पानी पीकर बोला, बेटी, तुम्हारे हाथ में सेवा का भाव है, इसे कभी कम मत होने देना। कविता ने मुस्कुराकर कहा, माताजी, आपने तो मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद दे दिया। शांति देवी ने कहा, आशीर्वाद तभी काम आता है जब इंसान उसे अपने कर्मों में उतारता है। आरव अब तक चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। उसने अचानक पूछा, दादी, क्या आप बाबा जी को मानते हो? शांति देवी के चेहरे पर तुरंत एक अलग ही शांति दिखाई दी। उन्होंने कहा, बेटा, मैं मालिक को मानती हूं और उस रास्ते को मानती हूं जो इंसान को अपने भीतर देखने की सीख देता है। आरव ने फिर पूछा, आप रोज प्रार्थना करती हो? शांति देवी ने कहा, जहां भी बैठती हूं वही कर लेती हूं। मालिक के लिए कोई खास जगह जरूरी नहीं होती, मन सच्चा होना चाहिए। आरव ने अपनी जेब से एक छोटी सी कागज की पर्ची निकाली। उसने उस पर कुछ लिखा हुआ था। उसने शांति देवी को दिखाते हुए कहा, मैंने स्कूल में एक बार लिखा था कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो अपने माता पिता के लिए बड़ा घर बनाऊंगा। शांति देवी ने पर्ची पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बहुत अच्छा सपना है, लेकिन एक बात याद रखना, बड़ा घर बनाने से पहले अपने माता पिता के लिए बड़ा दिल बनाना। आरव ने मासूमियत से पूछा, बड़ा दिल कैसे बनता है? शांति देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जब तुम्हारे पास थोड़ा हो और तुम उसमें से भी किसी जरूरतमंद के लिए थोड़ा निकाल दो, तब दिल बड़ा होता है। जब कोई तुम्हें दुख दे और तुम बदला लेने के बजाय उसे माफ कर दो, तब दिल बड़ा होता है। और जब तुम्हें अपनी सफलता पर गर्व हो, लेकिन तुम किसी छोटे इंसान को छोटा न समझो, तब दिल बड़ा होता है। राजेश और कविता दोनों उनकी बातें सुनते रहे। राजेश के मन में अपनी जिंदगी की कई घटनाएं घूमने लगी। उसे याद आया कि कुछ महीने पहले उसके एक पुराने ग्राहक ने उसका पैसा रोक लिया था और वो बहुत गुस्से में था। उसने उस ग्राहक को बहुत बुरा भला कहा था। बाद में पता चला कि ग्राहक के घर में गंभीर बीमारी थी और वो खुद भी आर्थिक परेशानी में था। राजेश को उस दिन अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ था, लेकिन उसने कभी उस ग्राहक से माफी नहीं मांगी थी। शांति देवी ने जैसे उसके मन को पढ़ते हुए कहा, बेटा, कभी कभी हम अपने नुकसान को इतना बड़ा समझ लेते हैं कि सामने वाले का दर्द दिखाई ही नहीं देता। व्यापार में हिसाब जरूरी है, लेकिन इंसानियत का हिसाब उससे बड़ा है। राजेश ने पूछा, माताजी, क्या आपको लगता है कि हमेशा दूसरों को माफ कर देना चाहिए? शांति देवी ने कहा, माफी का मतलब यह नहीं कि गलत बात को सही मान लो। माफी का मतलब यह है कि तुम अपने मन को उस घटना का कैदी मत बनाओ। जो उचित है वो करो, लेकिन मन में जहर मत रखो। ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर कुछ देर के लिए रुकी। कई यात्री नीचे उतरकर चाय लेने लगे। राजेश ने पूछा, माताजी, आपको चाय चाहिए? शांति देवी ने कहा, अगर बेटा अपने हाथ से पिला दे तो जरूर। राजेश तुरंत नीचे उतरा और 4 चाय लेकर आया। उसने एक चाय शांति देवी को दी। उन्होंने कप हाथ में लेते हुए कहा, बेटा, आज तूने मुझे चाय नहीं दी, तूने मुझे ये एहसास दिया कि अभी दुनिया में अपने लोग बाकी हैं। राजेश ने मुस्कुराकर कहा, माताजी, आपने भी हमें बहुत कुछ दिया है। शांति देवी ने कहा, मैंने क्या दिया? राजेश ने कहा, पता नहीं, लेकिन आपकी बातें सुनकर मन हल्का लग रहा है। शांति देवी ने कहा, तो फिर उसे पकड़कर रखना मत। मन हल्का तभी रहता है जब इंसान अपनी चिंता को मालिक के चरणों में रख देता है। कुछ देर बाद ट्रेन फिर चल पड़ी।
दोपहर होते होते आरव को नींद आने लगी। कविता ने उसका सिर अपनी गोद में रख दिया। राजेश खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। शांति देवी ने अपने पुराने थैले से एक छोटी सी कपड़े में लिपटी चीज निकाली। उन्होंने उसे बहुत सावधानी से खोला। उसमें एक पुरानी लकड़ी की छोटी माला थी। वो उसे हाथ में लेकर आंखें बंद करके कुछ देर शांत बैठीं। राजेश ने पूछा, माताजी, ये माला बहुत पुरानी लग रही है। शांति देवी ने कहा, बहुत पुरानी है बेटा। इसे मेरे पति ने मुझे तब दी थी जब हमारे घर में कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा था कि जब भी डर लगे तो इसे हाथ में लेकर मालिक को याद करना। राजेश ने पूछा, फिर आपके पति के जाने के बाद? शांति देवी ने माला को अपने सीने से लगाकर कहा, तब यही मेरे साथ रही। कविता ने धीरे से पूछा, आपके बेटे के बारे में आपने बताया था कि वो नहीं रहा। आपको बहुत दुख हुआ होगा। शांति देवी की आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा, दुख तो बहुत हुआ बेटी। ऐसा दुख जिसके बाद आदमी को लगता है कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा। लेकिन फिर समझ आया कि मैं उसके शरीर को रोक नहीं सकती थी। मैं उसकी याद को प्रेम में बदल सकती थी। तभी मैंने तय किया कि जब भी किसी जरूरतमंद इंसान से मिलूंगी तो जितना मेरे बस में होगा उसकी मदद करूंगी। राजेश ने पूछा, क्या इसी वजह से आप अकेले सफर करती हैं? शांति देवी ने कहा, शायद। जहां जरूरत होती है वहां रुक जाती हूं। कभी किसी मंदिर के पास, कभी किसी धर्मशाला में, कभी किसी परिचित के घर, लेकिन मुझे शिकायत नहीं है। राजेश को यह बात सुनकर बहुत अजीब लगा। उसके पास घर था, परिवार था, दुकान थी, फिर भी वो खुद को परेशान समझता था। इस महिला के पास रहने के लिए स्थायी जगह नहीं थी, फिर भी उसके चेहरे पर उससे ज्यादा शांति थी। शाम होने लगी। ट्रेन अब गांव के पास पहुंच रही थी। राजेश ने अपनी मां के बारे में सोचा। उसे अचानक चिंता हुई कि अगर उसकी मां की हालत ज्यादा खराब हुई तो क्या होगा। उसने मोबाइल निकालकर घर फोन किया। उधर से उसकी बहन ने बताया कि मां को डॉक्टर के पास ले जाया गया है और फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। राजेश ने राहत की सांस ली। शांति देवी ने पूछा, मां की तबीयत ठीक नहीं है? राजेश ने कहा, जी माताजी। उन्होंने कहा, उनके पास पहुंचकर सबसे पहले उनके पैर छूना। जब तक मां बाप है उनके आशीर्वाद को बोझ मत समझना। राजेश की आंखें नम हो गई। उसने शांति देवी के चरणों की ओर देखा और अचानक उसके मन में एक अजीब भावना आई। उसे लगा जैसे वो स्टेशन पर किसी अजनबी से नहीं, बल्कि ऐसी बुजुर्ग आत्मा से मिला है जिसने उसके भीतर छिपे डर को शब्द दे दिए हैं। ट्रेन अपनी गति से आगे बढ़ती रही। बाहर अंधेरा गहराने लगा था। शांति देवी ने अपनी माला हाथ में ली और आंखें बंद कर ली। राजेश भी कुछ देर शांत बैठा रहा। उसने पहली बार कई महीनों बाद अपने मन में एक अलग तरह की प्रार्थना की। उसने पैसे या दुकान की सफलता नहीं मांगी। उसने केवल इतना कहा, मालिक, मुझे सही रास्ता दिखाना। अगर मेरे पास कम है तो शिकायत मत आने देना, और अगर कभी ज्यादा मिले तो उसे अपने तक सीमित रखने की गलती मत करवाना। कविता ने उसकी ओर देखा और बिना कुछ पूछे उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों कुछ देर वैसे ही बैठे रहे। शांति देवी ने आंखें खोली और उन्हें देखकर हल्की मुस्कान दी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे वो समझ गई हो कि राजेश के भीतर कुछ बदलना शुरू हो चुका है। जब ट्रेन अगले बड़े स्टेशन पर पहुंची तो शांति देवी अचानक उठी और अपना थैला संभालने लगी। राजेश ने पूछा, माताजी, आप यहां उतरेंगी? उन्होंने कहा, हाँ बेटा, मेरा सफर यही खत्म होता है। राजेश ने हैरानी से कहा, लेकिन आपने तो कहा था कि आप हमारे ही स्टेशन तक जाएंगी। शांति देवी मुस्कुराई और बोली, बेटा, रास्ते में कई बार मंजिल बदल जाती है, मुझे यहां उतरना है। राजेश ने कहा, आप अकेली कैसे जाएंगी? मैं आपके साथ उतर जाता हूं। शांति देवी ने उसका हाथ रोकते हुए कहा, नहीं बेटा, तू अपनी मां के पास जा।
इस समय तेरा वहां होना ज्यादा जरूरी है। राजेश कुछ समझ नहीं पाया। उसने शांति देवी का थैला उठाया और उन्हें दरवाजे तक छोड़ने लगा। उतरने से पहले शांति देवी ने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और कहा, बेटा, आज तूने मुझे रास्ते में खाना दिया, पानी दिया और अपना समझकर जगह दी, लेकिन याद रखना, किसी जरूरतमंद को दी गई चीज कभी कम नहीं होती। मालिक उसे किसी न किसी रूप में वापस जरूर भेजता है। बस जब वापस आए तो उसे पहचानने की जल्दी मत करना। राजेश ने उनके चरण छूने चाहे, लेकिन शांति देवी ने उसे रोक दिया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, अपनी मां की सेवा करना, अपनी पत्नी की कद्र करना और अपने बच्चे को केवल पैसा कमाना नहीं, इंसान बनना सिखाना। बाकी जो तेरे जीवन में लिखा है वो समय पर सामने आएगा। ट्रेन चल पड़ी और राजेश खिड़की से बाहर देखते हुए शांति देवी को तब तक देखता रहा जब तक वो भीड़ में दिखाई देना बंद नहीं हो गई। कविता ने पूछा, वो अचानक क्यों उतर गई? राजेश ने धीमे स्वर में कहा, पता नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वो हमारे साथ सफर करने के लिए नहीं, हमें कुछ समझाने के लिए मिली थी। कविता ने बाबा जी की तस्वीर वाली छोटी सी चाबी अपने पर्स से निकाली और उसे हाथ में लेकर बोली, शायद मालिक ने उन्हें हमारे रास्ते में भेजा था। राजेश ने कुछ नहीं कहा। उसने बस आंखें बंद की और मन ही मन शांति देवी के लिए प्रार्थना की। उसे तब नहीं पता था कि उस छोटी सी मुलाकात के बाद उसके परिवार के जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आने वाली थी, जिनमें आज स्टेशन पर कही गई बुजुर्ग महिला की एक एक बात उसे बार बार याद आने वाली थी। अगली सुबह राजेश अपने गांव पहुंच गया। स्टेशन से घर तक का रास्ता उसके लिए हमेशा परिचित रहा था, लेकिन उस दिन उसे हर चीज कुछ अलग लग रही थी। रात भर की यात्रा और शांति देवी की बातें उसके मन में घूमती रही थी। जैसे ही वो घर के दरवाजे पर पहुंचा, उसकी बहन ने बाहर आकर बताया कि मां अभी कमरे में आराम कर रही है। राजेश बिना देर किए अपनी मां के पास गया और उनके चरण छुए। मां ने कमजोर आवाज में कहा, आ गया बेटा? राजेश ने उनका हाथ पकड़कर कहा, हां मां, अब मैं आ गया हूं, आप चिंता मत करना। कविता भी कमरे में आई और मां के पास बैठ गई। आरव ने दादी के लिए पानी लाकर दिया। राजेश की मां ने अपने पोते के सिर पर हाथ रखा और कहा, मेरा बच्चा बड़ा हो गया है। कुछ देर तक घर में सामान्य बातचीत होती रही। डॉक्टर ने जो दवाइयां लिखी थी वे समय पर दी गई और राजेश ने अपनी बहन से मां की पूरी रिपोर्ट ली। डॉक्टर ने बताया था कि अभी बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें नियमित दवा और आराम की जरूरत है। राजेश बाहर आंगन में आया तो उसकी नजर पुराने नीम के पेड़ पर पड़ी। वो बचपन से उस पेड़ को देखता आया था। उसे अचानक शांति देवी की बात याद आई कि जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता तब भी मालिक का नाम उसके पास रहता है। उसने कुछ देर आंखें बंद की और मन ही मन कहा, मालिक, मेरी मां को स्वस्थ रखना, बाकी जो भी परेशानी है उसे मैं संभालूंगा। उस दिन दोपहर को राजेश ने दुकान के बारे में सोचा। उसे अगले दिन शहर वापस जाकर दुकान खोलनी थी। पिछले कुछ महीनों से दुकान की हालत लगातार कमजोर होती जा रही थी। कई ग्राहक अब ऑनलाइन सामान खरीदने लगे थे और उसके आसपास दो बड़ी दुकानों ने नए मॉडल और कम कीमतों के कारण पुराने ग्राहकों को अपनी तरफ खींच लिया था। राजेश ने कई बार दुकान बंद करके कोई दूसरी नौकरी करने के बारे में भी सोचा था, लेकिन उसे लगता था कि उसने इतने वर्षों में जो काम खड़ा किया है उसे अचानक छोड़ देना आसान नहीं होगा। शाम को उसकी बहन ने उससे कहा, भैया, मां की दवा तो चलती रहेगी, लेकिन डॉक्टर ने कुछ महंगे टेस्ट भी लिखे हैं। राजेश ने सिर हिलाकर कहा, मैं देख लूंगा। बहन ने पूछा, पैसे की कोई परेशानी तो नहीं है? राजेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, परेशानी तो है, लेकिन तुम चिंता मत करो। वो अपनी बहन को भी चिंता में नहीं डालना चाहता था। अगली सुबह राजेश शहर लौट आया। दुकान खोलते समय उसने अपनी जेब से वो पुरानी पर्ची निकाली जिस पर शांति देवी ने स्टेशन पर कुछ नहीं लिखा था, लेकिन उनकी कही हुई बात उसे याद थी।
उसने दुकान के काउंटर पर बैठकर हिसाब की सारी कॉपियां सामने रखीं। पहले वो हर बार नुकसान देखकर घबरा जाता था, लेकिन इस बार उसने तय किया कि वो डरने के बजाय वास्तविक स्थिति को समझेगा। उसने पिछले 6 महीनों की बिक्री, खर्च, उधार और ग्राहकों की सूची बनाई। जब पूरा हिसाब सामने आया तो उसे पता चला कि समस्या केवल बिक्री कम होने की नहीं थी। वो कई पुराने ग्राहकों को बिना पर्याप्त अग्रिम के माल दे रहा था और कुछ ऐसे खर्च भी कर रहा था जिनकी अभी जरूरत नहीं थी। राजेश ने उसी दिन फैसला किया कि वो उधार पर सामान देने की नीति बदल देगा। वो किसी ग्राहक को अपमानित नहीं करना चाहता था, लेकिन अब वो बिना हिसाब के पैसा रोककर व्यापार नहीं करेगा। उसने दुकान के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगाया जिसमें साफ लिखा था कि सामान की बुकिंग और भुगतान की शर्तें पहले स्पष्ट रहेंगी। शुरुआत में उसे डर था कि ग्राहक नाराज होंगे, लेकिन अधिकांश ग्राहकों ने उसकी बात समझी। उसी सप्ताह एक पुराना ग्राहक दुकान पर आया। उसने राजेश से कहा, भाई, पहले तो तुम बिना ज्यादा पूछे माल दे देते थे, अब इतना हिसाब क्यों कर रहे हो? राजेश ने शांत होकर कहा, पहले मुझे लगता था कि भरोसा मतलब बिना हिसाब के सामान देना है। अब समझ आया कि भरोसा और स्पष्टता दोनों साथ चलने चाहिए। इससे तुम्हारा भी हिसाब साफ रहेगा और मेरा भी। ग्राहक ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, तुम ठीक कह रहे हो, मैं भी समय पर भुगतान करने की कोशिश करूंगा। राजेश को महसूस हुआ कि शांति देवी की एक बात सच थी। हर समस्या का समाधान अचानक चमत्कार से नहीं आता। कई बार सही सोच मिलने के बाद इंसान खुद अपने जीवन की उलझनें सुलझाने लगता है। कुछ दिनों में दुकान की स्थिति थोड़ी सुधरने लगी। राजेश ने पुराने ग्राहकों से दोबारा संपर्क किया। उसने उनके घर या दुकान पर जाकर पूछा कि उन्हें किस तरह के सामान की जरूरत है। पहले वो केवल दुकान पर बैठकर ग्राहक का इंतजार करता था, लेकिन अब उसने खुद बाजार में जाकर लोगों से बात करना शुरू किया। उसने कुछ छोटे घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान भी रखना शुरू किया जिनकी मांग आसपास के लोगों में ज्यादा थी। धीरे धीरे बिक्री बढ़ने लगी। कविता ने घर का खर्च और व्यवस्थित कर दिया। उसने गैरजरूरी खर्चों की सूची बनाई और कुछ महीनों के लिए उन्हें रोक दिया। आरव की पढ़ाई में कोई कमी न आए, इसका विशेष ध्यान रखा गया। राजेश ने एक दिन बेटे से कहा, बेटा, इस समय घर में थोड़ी परेशानी है, इसलिए हमें खर्च सोच समझ कर करना होगा। आरव ने कहा, पापा, आप चिंता मत करो, मुझे नया मोबाइल नहीं चाहिए, मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। राजेश ने बेटे को गले लगा लिया। उसे लगा कि उसके पास बहुत पैसा नहीं है, लेकिन उसके पास समझदार पत्नी और संस्कारी बेटा जरूर है। उसे शांति देवी की बात याद आई कि बड़ा घर बनाने से पहले बड़ा दिल बनाना चाहिए। एक रविवार को कविता ने घर की सफाई करते हुए बाबा जी की तस्वीर के पास रखी पुरानी डायरी निकाली। उस डायरी में राजेश की मां ने कई साल पहले कुछ प्रार्थनाएं लिखी थी। कविता ने उसे पढ़ा तो एक जगह लिखा था कि मालिक, मेरे बच्चों को इतना देना कि वे जरूरत के समय किसी का हाथ पकड़ सकें और कभी किसी जरूरतमंद को अपने से छोटा न समझे। कविता ने वो पंक्ति राजेश को दिखाई। राजेश देर तक उस पंक्ति को देखता रहा। उसने कहा, मां ने ये कब लिखा था? कविता ने कहा, शायद बहुत साल पहले। राजेश ने धीमे से कहा, शांति माता जी ने भी यही बात कही थी। कविता ने मुस्कुराकर कहा, शायद इसलिए उनकी बातें आपको इतनी गहराई से लगी। राजेश ने कहा, मुझे लगता है कि हम लोग पैसा कमाने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि असली संपत्ति क्या है। कुछ दिन बाद दुकान पर एक गरीब बुजुर्ग व्यक्ति आया। उसके पास बहुत कम पैसे थे और वो अपने पोते के लिए एक छोटा सा बिजली का सामान खरीदना चाहता था। राजेश ने कीमत बताई तो बुजुर्ग ने पैसे गिने और कहा, बेटा, मेरे पास इतने ही हैं, अगर थोड़ा कम हो सके तो दे देना। राजेश ने सामान पैक करते हुए कहा, आप जितने पैसे हैं उतने दे दीजिए, बाकी की चिंता मत कीजिए। बुजुर्ग ने कहा, नहीं बेटा, उधार मत रखना। राजेश ने मुस्कुराकर कहा, मैं इसे उधार नहीं मान रहा,
इसे मेरी तरफ से बच्चे के लिए समझिए। बुजुर्ग ने उसे बहुत आशीर्वाद दिया और कहा, मालिक तेरी दुकान हमेशा चलाए। वो व्यक्ति चला गया तो राजेश कुछ देर तक दरवाजे की ओर देखता रहा। उसे स्टेशन की शांति देवी याद आ गई। उसे महसूस हुआ कि किसी की मदद करने के बाद उसके भीतर जो शांति आई थी वो किसी बड़ी बिक्री के बाद भी नहीं आई थी। उस शाम जब कविता ने पूछा कि आज दुकान कैसी रही तो राजेश ने कहा, आज बिक्री बहुत ज्यादा नहीं हुई, लेकिन आज मन बहुत अच्छा है। कविता ने पूछा, क्यों? राजेश ने उस बुजुर्ग ग्राहक की बात बताई। कविता मुस्कुराई और बोली, शायद यही वजह है कि आपकी दुकान धीरे धीरे ठीक होगी। राजेश ने कहा, दुकान ठीक हो या न हो, अब मैं अपना तरीका जरूर ठीक रखना चाहता हूं। समय के साथ राजेश का व्यवहार बदलने लगा। वो पहले किसी ग्राहक के पैसे देर से देने पर तुरंत गुस्सा हो जाता था, लेकिन अब वो पहले कारण पूछता था। वो किसी जरूरतमंद को देखकर केवल ये नहीं सोचता था कि इससे उसे क्या मिलेगा। उसने दुकान में एक छोटा सा नियम बनाया कि महीने में जितना संभव हो उतना सामान जरूरतमंद परिवारों को लागत से कम कीमत पर दिया जाएगा। उसने ये बात किसी को प्रचार के लिए नहीं बताई। उसे केवल ये महसूस होता था कि अगर मालिक ने उसके जीवन में कुछ बचाकर रखा है तो उसे कभी कभी किसी दूसरे के काम भी आना चाहिए। एक शाम दुकान बंद करते समय राजेश को मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फोन आया। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ एक बुजुर्ग महिला की आवाज थी। आवाज सुनते ही राजेश कुछ क्षण के लिए चुप हो गया, क्योंकि उसे वो आवाज जानी पहचानी लगी। महिला ने कहा, बेटा, पहचान लिया? राजेश ने धीरे से पूछा, माताजी, आप? दूसरी तरफ से वही शांत आवाज आई, हाँ बेटा, मैं शांति बोल रही हूं। राजेश के चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई। उसने तुरंत दुकान का शटर आधा बंद किया और कहा, माताजी, आप कहाँ हैं? उस दिन आप अचानक स्टेशन पर उतर गई थी। मैं आपको बहुत ढूंढना चाहता था। शांति देवी ने कहा, मुझे पता था कि तू मुझे ढूंढेगा, लेकिन हर मुलाकात को तुरंत पकड़कर रखने की जरूरत नहीं होती। कुछ मुलाकातें अपने पीछे एक बात छोड़ जाती हैं। राजेश ने पूछा, आपको मेरा नंबर कहां से मिला? शांति देवी ने कहा, तेरी पत्नी ने उस दिन मुझे पानी देते समय अपना नंबर मेरे थैले में रख दिया था। मैंने सोचा था कि कभी जरूरत पड़ी तो बात करूंगी। राजेश को यह बात याद नहीं थी। उसने कविता को फोन करके पूछा तो उसने बताया कि उसने सच में एक कागज पर अपना नंबर लिखकर शांति देवी के थैले में रख दिया था। राजेश ने फोन पर कहा, माताजी, आप ठीक है? शांति देवी ने कहा, मैं ठीक हूं बेटा, तू कैसा है? राजेश ने कहा, पहले से बेहतर हूं। आपकी बातें याद करके मैंने दुकान का हिसाब ठीक किया, खर्च कम किया और अब काम भी थोड़ा सुधर रहा है। शांति देवी कुछ क्षण चुप रही और फिर बोली, देखा बेटा, मैंने तुझे पैसा नहीं दिया था, मैंने तुझे तेरे अंदर छिपी हिम्मत याद दिलाई थी। राजेश की आंखें नम हो गई। उसने कहा, माताजी, आपने जो भी किया मेरे लिए बहुत बड़ा है। शांति देवी ने कहा, बेटा, असली धन्यवाद तब होगा जब तू किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ पकड़ेगा जिसे कोई सहारा नहीं मिल रहा। राजेश ने कहा, मैं कोशिश करूंगा। शांति देवी ने जवाब दिया, कोशिश नहीं, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। फोन कटने के बाद राजेश काफी देर तक उसी जगह खड़ा रहा। उसे महसूस हुआ कि स्टेशन पर हुई मुलाकात अब केवल एक याद नहीं रह गई थी। उसने उसके सोचने का तरीका बदल दिया था। लेकिन उसी समय घर से कविता का फोन आया और उसकी आवाज में घबराहट थी। उसने कहा, राजेश, आप जल्दी घर आइए। मां की रिपोर्ट अभी आई है और डॉक्टर ने कुछ ऐसी बात कही है जिसे सुनकर मैं बहुत परेशान हूं। राजेश का चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत दुकान बंद की और घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसके मन में केवल अपनी मां का ख्याल था। उसे शांति देवी की बात याद आई कि परेशानी आने पर मन को गलत रास्ते पर नहीं जाने देना चाहिए। उसने चलते चलते बाबा जी का नाम लिया और मन ही मन कहा, मालिक,
मुझे इस समय सही फैसला लेने की शक्ति देना। राजेश के कदम घर की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। डॉक्टर की रिपोर्ट के बारे में कविता की आवाज में जो घबराहट थी, उससे उसका मन बेचैन हो गया था। रास्ते में वो बार बार अपनी मां के बारे में सोच रहा था। पिछले कुछ दिनों से उनकी कमजोरी बढ़ी जरूर थी, लेकिन राजेश को उम्मीद थी कि दवाइयों से सब ठीक हो जाएगा। अब उसे डर लग रहा था कि कहीं बीमारी उसकी सोच से ज्यादा गंभीर तो नहीं हो गई। घर पहुंचते ही उसने देखा कि कविता बैठक में चुपचाप बैठी हुई है और उसके हाथ में डॉक्टर की रिपोर्ट है। राजेश ने पूछा, क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? कविता ने पहले उसे बैठने को कहा और फिर रिपोर्ट उसके सामने रख दी। उसने बताया कि डॉक्टर ने कुछ और जांच करवाने की सलाह दी है और इलाज में खर्च भी बढ़ सकता है। राजेश ने रिपोर्ट को ध्यान से देखा। कुछ देर तक वो कुछ नहीं बोला। कविता ने कहा, आप घबराइए मत। डॉक्टर ने अभी ऐसा कुछ नहीं कहा है कि उम्मीद छोड़नी पड़े, बस आगे की जांच जरूरी है। राजेश ने सिर हिलाया और कहा, पैसे की चिंता मुझे हो रही है। दुकान अभी संभली ही है और अब मां के इलाज का खर्च भी बढ़ जाएगा। कविता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, पैसे का रास्ता हम देख लेंगे, पहले मां को ठीक करवाना जरूरी है। राजेश अपनी मां के कमरे में गया। मां ने उसे देखकर पूछा, बेटा, डॉक्टर ने क्या कहा? राजेश ने मुस्कुराकर कहा, कुछ जांच और करवानी है, आप चिंता मत करो, सब ठीक होगा। मां ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा और कहा, तू मुझसे कुछ छिपा रहा है। राजेश ने उनकी हथेली अपने हाथ में लेकर कहा, मैं आपसे कुछ नहीं छिपा रहा, बस आप आराम करो। उस रात राजेश देर तक सो नहीं पाया। वो घर की छत पर बैठा आसमान की ओर देखता रहा। उसके मन में दुकान, मां का इलाज, बेटे की पढ़ाई और घर का खर्च सब एक साथ घूम रहे थे। कुछ महीने पहले ऐसी स्थिति आती तो वो घबरा जाता, किसी से उलझ जाता और शायद गलत निर्णय भी ले लेता। लेकिन उस रात उसे शांति देवी की आवाज याद आई, परेशानी को अपनी पहचान मत बना लेना। उसने आंखें बंद की और कुछ देर शांत होकर बाबा जी को याद किया। उसने कहा, मालिक, मैं अपने परिवार के लिए जितना कर सकता हूं करूंगा, लेकिन जो मेरे बस में नहीं है उसे आपके भरोसे छोड़ता हूं। मुझे बस इतना ध्यान रखना कि चिंता में मैं सही काम करना न भूल जाऊं। अगली सुबह राजेश अपनी मां को लेकर शहर के अस्पताल गया। कविता भी साथ थी। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और कुछ और जांचें लिख दी। राजेश ने बिना देर किए सभी जांच करवाने का निर्णय लिया। खर्च देखकर उसके माथे पर चिंता की लकीरें जरूर आई, लेकिन उसने किसी के सामने घबराहट नहीं दिखाई। अस्पताल के बाहर बैठे हुए कविता ने कहा, आप चाहें तो अपनी दुकान का कुछ सामान बेचकर इलाज का खर्च निकाल सकते हैं। राजेश ने तुरंत कहा, नहीं, दुकान को कमजोर करके इलाज नहीं कराऊंगा, पहले देखता हूं कि और कौन सा रास्ता निकल सकता है। कविता ने पूछा, क्या रास्ता है? राजेश ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन रास्ता खोजूंगा। उसी समय उसे शांति देवी की एक और बात याद आई, जब जरूरत हो तो किसी का हाथ पकड़ने में शर्म मत करना। राजेश ने पहली बार महसूस किया कि उसने हमेशा मदद मांगने को अपनी कमजोरी समझा था। उसे लग था कि परिवार का आदमी वही है जो हर समस्या खुद संभाले, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि सही जगह मदद लेना भी समझदारी है। उसने अपने छोटे भाई समान दोस्त मोहन को फोन किया, जो शहर में एक मेडिकल सप्लाई का काम करता था। राजेश ने उसे मां की स्थिति बताई और पूछा कि क्या वो अस्पताल की दवाइयों और जांचों में कोई उचित व्यवस्था बता सकता है। मोहन ने कहा, तू चिंता मत कर, मैं अस्पताल के डॉक्टर से बात करता हूं और देखता हूं कि कौन सी दवाइयां बाहर से कम कीमत में मिल सकती है। राजेश ने पहली बार राहत महसूस की। उसने मन ही मन कहा, मालिक, आपने रास्ता दिखा दिया। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि बीमारी गंभीर जरूर है, लेकिन समय पर इलाज और नियमित दवा से स्थिति नियंत्रित की जा सकती है। राजेश की सांस जैसे वापस आ गई। उसने डॉक्टर का धन्यवाद किया और मां को लेकर घर लौट आया।
घर पहुंचते ही मां ने पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा? राजेश ने कहा, इलाज चलेगा और आपको आराम करना है। मां ने मुस्कुराकर कहा, तू इतना परेशान क्यों होता है? मैं बूढ़ी हो गई हूं, लेकिन अभी इतनी जल्दी जाने वाली नहीं हूं। राजेश हंस पड़ा और बोला, आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। उस शाम परिवार ने साथ बैठकर खाना खाया। काफी समय बाद राजेश के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। आरव ने पूछा, पापा, दादी ठीक हो जाएंगी? राजेश ने कहा, हाँ बेटा, हम सब मिलकर उनकी देखभाल करेंगे। आरव ने कहा, मैं भी दादी को दवा याद दिलाऊंगा। कविता ने बेटे की ओर देखकर कहा, यही तो परिवार है। परेशानी किसी एक की हो, लेकिन उसका साथ सब देते हैं। कुछ दिनों में मां का इलाज शुरू हो गया। राजेश नियमित रूप से दवा और जांच का ध्यान रखने लगा। दुकान पर भी उसने अपने काम करने का तरीका बदल दिया था। अब वो हर दिन का हिसाब रात को लिखता और अगले दिन की प्राथमिकता पहले तय करता। उसने अपनी दुकान में कुछ नए सामान रखना शुरू किया और पुराने ग्राहकों से संबंध सुधारने पर ध्यान दिया। एक दिन दुकान पर एक बड़ा ग्राहक आया। उसने बड़ी मात्रा में सामान खरीदने की बात कही, लेकिन उसने कहा कि भुगतान 1 महीने बाद करेगा। पहले राजेश ऐसे सौदे के लिए तुरंत तैयार हो जाता, क्योंकि उसे बड़ी बिक्री की जरूरत थी। इस बार उसने ग्राहक से कहा, आपका भरोसा अपनी जगह है, लेकिन मुझे अपने व्यापार का हिसाब भी संभालना है। हम आधी रकम अभी और बाकी तय तारीख पर रख सकते हैं। ग्राहक ने पहले नाराजगी दिखाई, लेकिन फिर उसकी बात मान ली। ये सौदा राजेश के लिए अच्छा साबित हुआ। 1 महीने बाद पूरा भुगतान समय पर आ गया। राजेश ने महसूस किया कि व्यापार में ईमानदारी और स्पष्टता के साथ काम करने से धीरे धीरे भरोसा मजबूत होता है। उस दिन शाम को उसने दुकान बंद की तो एक बुजुर्ग महिला दुकान के बाहर खड़ी दिखाई दी। पहली नजर में राजेश को लगा कि शायद कोई ग्राहक है, लेकिन जब वो पास आई तो वो कोई और महिला थी। उसने अपने पोते के लिए कुछ सामान खरीदने की बात कही और पैसे कम पड़ गए। राजेश ने बिना ज्यादा सोचे उसे सामान कम कीमत में दे दिया। महिला ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तेरे घर में कभी कमी न हो। राजेश कुछ क्षण चुप रहा। उसे फिर शांति देवी याद आ गई। उसने महसूस किया कि उनके कहे अनुसार मदद करना अब उसके लिए कोई अलग काम नहीं रहा था। वो धीरे धीरे उसकी आदत बनता जा रहा था। इसी दौरान एक दिन राजेश को एक बहुत महत्वपूर्ण फोन आया। फोन एक बड़े व्यापारी का था, जो शहर में नई इलेक्ट्रॉनिक दुकान खोल रहा था। उसे अपने स्टोर के लिए बड़ी मात्रा में सामान चाहिए था। उसने राजेश से कहा कि वो उसकी दुकान के लिए सप्लाई कर सकता है या नहीं। राजेश ने तुरंत हाँ कहने के बजाय अपनी क्षमता का हिसाब किया। उसने कहा कि वो पहले आवश्यक सामान की सूची और भुगतान की शर्तें देखेगा, फिर जवाब देगा। कविता ने जब ये बात सुनी तो उसने कहा, अगर ये काम मिल गया तो आपकी दुकान की हालत बहुत सुधर सकती है। राजेश ने कहा, हाँ, लेकिन इस बार मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। कविता मुस्कुराई और बोली, आप सच में बदल गए हो। पहले मौका देखते ही आगे बढ़ जाते थे, अब पहले सोचते हो। राजेश ने कहा, शायद परेशानी ने मुझे सिखाया है। और उस दिन स्टेशन पर मिली माताजी ने मुझे याद दिलाया कि डर के कारण फैसला नहीं लेना चाहिए। उसने अगले 2 दिनों में उस बड़े ऑर्डर का पूरा हिसाब निकाला। उसे पता चला कि अगर वो सही तरीके से काम करे तो ये ऑर्डर उसकी दुकान को काफी मजबूत कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ पूंजी की जरूरत थी। राजेश ने बैंक से छोटे व्यापार ऋण की जानकारी ली और अपने पुराने हिसाब किताब को व्यवस्थित किया। पहले उसके कागज पूरे नहीं रहते थे, लेकिन अब उसने सब व्यवस्थित कर रखा था। इसी कारण बैंक अधिकारी ने उसकी फाइल आसानी से स्वीकार कर ली। कुछ दिनों बाद उसे मंजूरी मिल गई। राजेश ने ये खबर घर में बताई तो कविता की आंखों में खुशी आ गई। उसकी मां ने भी बिस्तर से उसे आशीर्वाद दिया। आरव ने कहा, पापा, अब आपकी दुकान बड़ी हो जाएगी। राजेश हंसकर बोला, बड़ी होगी या नहीं, ये तो मालिक जाने,
लेकिन अब हम मेहनत जरूर ज्यादा करेंगे। उस रात राजेश ने बाबा जी की तस्वीर के सामने दीपक जलाया। उसने कहा, मालिक, मैंने आपसे कभी करोड़ों रुपए नहीं मांगे। मैंने सिर्फ रास्ता मांगा था। आपने रास्ता दिखाया। अब मुझे ऐसा मत होने देना कि रास्ता मिलने के बाद मैं खुद को भूल जाऊं। कविता उसके पास बैठी थी। उसने कहा, आपने देखा, जब हम दोनों ने मिलकर चिंता के बजाय काम पर ध्यान दिया तो रास्ते निकलने लगे। राजेश ने कहा, हां, लेकिन मुझे अभी भी एक बात समझ नहीं आती। शांति माता जी ने उस दिन मेरी परेशानी कैसे पहचान ली थी? कविता ने कहा, शायद उन्होंने बहुत जीवन देखा है, या शायद कभी कभी कुछ लोग हमारे जीवन में सही समय पर आते हैं और ऐसी बात कह जाते हैं जिसकी हमें उसी समय जरूरत होती है। राजेश ने कहा, लेकिन उनके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं, न उनका घर, न उनका परिवार। उन्होंने कहा था कि उनका कोई अपना नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो अब कहां होंगी। कविता ने कहा, अगर मालिक की इच्छा हुई तो फिर मिल जाएंगी। राजेश ने मुस्कुराकर कहा, और अगर नहीं मिली तो भी उनकी बातें मेरे साथ रहेंगी। कुछ सप्ताह बीत गए। राजेश की दुकान में काम बढ़ने लगा। बड़ा ऑर्डर समय पर पूरा हुआ और ग्राहक ने राजेश की ईमानदारी की प्रशंसा की। उसने आगे भी सामान लेने की बात कही। राजेश ने दुकान में 2 नए कर्मचारियों को काम पर रखा ताकि वो मां और परिवार के लिए भी समय निकाल सके। एक दिन उसने पुराने कागजों की सफाई करते समय स्टेशन का वो टिकट देखा जो उसने यात्रा के दिन अपनी जेब में रख लिया था। टिकट देखकर उसे शांति देवी याद आ गई। उसने सोचा कि उस दिन अगर वो जल्दी में होता और उस बुजुर्ग महिला के पास रुकता ही नहीं, तो शायद उसके जीवन की सोच इतनी जल्दी नहीं बदलती। उसने टिकट को अपनी डायरी में रख दिया और नीचे एक पंक्ति लिखी, कभी कभी मालिक हमारे रास्ते में ऐसे इंसान भेजता है जिन्हें हम संयोग समझते हैं, लेकिन उनकी कही हुई एक बात हमारी पूरी सोच बदल देती है। उसी समय उसका फोन बजा। दूसरी तरफ वही नंबर था जिससे कुछ समय पहले शांति देवी ने उसे फोन किया था। राजेश ने तुरंत फोन उठाया, लेकिन इस बार दूसरी तरफ कोई आवाज नहीं थी। उसने कई बार माता जी कहकर पुकारा, लेकिन फोन कट गया। राजेश ने नंबर पर दोबारा फोन किया। फोन बंद था। उसने कविता को बताया। कविता ने कहा, शायद नेटवर्क की वजह से फोन कट गया होगा, बाद में बात हो जाएगी। राजेश ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। उसने सोचा कि शायद शांति देवी किसी परेशानी में है। उसने अगले दिन उस नंबर पर फिर फोन किया, लेकिन फोन बंद ही मिला। कुछ दिनों बाद एक अनजान व्यक्ति दुकान पर आया और राजेश से पूछा, क्या आप राजेश जी हैं? राजेश ने कहा, जी, बताइए। वो व्यक्ति कुछ क्षण उसे देखता रहा और फिर बोला, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैं एक महिला को ढूंढ रहा हूं और उन्होंने आपके बारे में कुछ बताया था। राजेश के चेहरे पर अचानक गंभीरता आ गई। उसने पूछा, कौन सी महिला? उस व्यक्ति ने अपने बैग से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर देखते ही राजेश की आंखें फैल गई। वो वही चेहरा था जिसे उसने उस दिन रेलवे स्टेशन पर देखा था। राजेश कुछ क्षण तक उस व्यक्ति के हाथ में पकड़ी तस्वीर को देखता रहा। तस्वीर में वही बुजुर्ग महिला थी जिन्हें उसने रेलवे स्टेशन पर देखा था। वही शांत चेहरा, वही आंखें और वही हल्की मुस्कान जिसे राजेश अब तक भूल नहीं पाया था। उसने तुरंत पूछा, आप शांति माता जी को जानते हैं? उस व्यक्ति ने धीरे से कहा, हां, मैं उन्हें जानता हूं। राजेश ने बेचैनी से पूछा, वो कहाँ है? ठीक तो है? उस व्यक्ति ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, आप पहले शांत हो जाइए। वो ठीक है, लेकिन उन्होंने आपके बारे में मेरे सामने बहुत कुछ कहा था। राजेश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। उसने पूछा, उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा? उस व्यक्ति ने कहा, उन्होंने बताया था कि कुछ समय पहले उन्हें रेलवे स्टेशन पर एक परिवार मिला था। उस परिवार के आदमी ने बिना किसी पहचान के उन्हें अपनी मां समझकर मदद की थी।
उन्होंने उस परिवार के बारे में कहा था कि आदमी बहुत परेशान था, लेकिन उसके भीतर अच्छाई अभी जिंदा थी। राजेश की आंखें नम हो गई। उसने कहा, वो हमारे बारे में बात कर रही थी? उस व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, हां। राजेश ने फिर पूछा, लेकिन आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम सुरेश है। मैं उसी इलाके में एक सेवा संस्था से जुड़ा हूं, जहां शांति माता जी पिछले कुछ समय से रह रही थी। उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया था। राजेश ने हैरानी से पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे तो फोन किया था, फिर अचानक उनका नंबर बंद क्यों हो गया? सुरेश ने कुछ क्षण चुप रहकर कहा, उनका फोन खराब हो गया था। लेकिन असली बात कुछ और है। उन्होंने आपके बारे में जो देखा था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि इस परिवार को किसी मदद की जरूरत है। राजेश ने कहा, मदद की जरूरत तो थी, लेकिन अब मेरी दुकान पहले से ठीक चल रही है। मां का इलाज भी चल रहा है। सुरेश ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है। उन्होंने कहा था कि आपकी परेशानी सिर्फ पैसे की नहीं है। उन्होंने कहा था कि आपको अपने ऊपर भरोसा करने की जरूरत है। राजेश की आंखों के सामने स्टेशन का वह दृश्य फिर से आ गया। वो महिला, उसका पुराना थैला, उसके हाथ की माला और वो शांत आवाज जिसमें उसने कहा था कि चिंता को अपनी पहचान मत बनाना। सुरेश ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और राजेश की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये आपके लिए है। राजेश ने लिफाफा लेने से पहले पूछा, इसमें क्या है? सुरेश ने कहा, आप खुद देख लीजिए। राजेश ने लिफाफा खोला। उसमें कुछ कागज थे और एक छोटी सी चिट्ठी। चिट्ठी देखकर राजेश कुछ क्षण तक उसे पढ़ नहीं पाया। उसकी आंखें भर आई। उसने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी में लिखा था कि बेटा, उस दिन स्टेशन पर तूने मुझे जो सम्मान दिया, वो मेरे लिए किसी धन से कम नहीं था। मैंने तेरे चेहरे पर परेशानी देखी थी, लेकिन तेरे व्यवहार में अच्छाई भी देखी। इसलिए तुझे एक बात कहना चाहती हूं कि मालिक की कृपा को केवल पैसे में मत देखना। अगर तेरे हाथ से किसी का भला हो रहा है, तो वही सबसे बड़ी दौलत है। राजेश चिट्ठी पढ़ते पढ़ते रुक गया। आगे लिखा था कि मैंने जीवन में बहुत कुछ खोया है, लेकिन मैंने ये सीखा है कि इंसान के पास जो बचा है, उसकी कीमत उसे तभी समझ आती है जब वो उसे किसी दूसरे के काम लगाता है। इसलिए जो कुछ तेरे पास आए, उसमें जरूरतमंदों का हिस्सा जरूर रखना। राजेश ने चिट्ठी नीचे रख दी। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। सुरेश ने कहा, उन्होंने आपके लिए कुछ और भी किया है। राजेश ने आश्चर्य से पूछा, क्या? सुरेश ने बताया कि शांति देवी के पति के नाम कुछ पुरानी जमीन थी, जिसे वर्षों पहले एक रिश्तेदार ने गलत तरीके से अपने कब्जे में ले लिया था। लंबे समय से शांति देवी उस जमीन के कागज संभाल कर रखे हुए थी। उनके कोई सीधा वारिस नहीं था और उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद उस संपत्ति का उपयोग किसी जरूरतमंद परिवार और सेवा कार्यों के लिए करने की इच्छा जताई थी। लेकिन उससे पहले वह चाहती थी कि उस जमीन से होने वाली आय का एक हिस्सा उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें वास्तव में जरूरत हो। राजेश ने तुरंत कहा, लेकिन मेरा इससे क्या संबंध? सुरेश ने कहा, यही बात उन्होंने बताई थी। उन्होंने कहा था कि आप जैसे परिवार को वो संपत्ति अपने लिए नहीं दे रही है। उन्होंने कहा था कि आप उस काम को संभालने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके व्यवहार में भरोसा देखा है। राजेश ने सिर हिलाकर कहा, माता जी ने मुझे केवल एक दिन देखा था, वो मुझ पर इतना भरोसा कैसे कर सकती है? राजेश ने कहा, उन्होंने कहा था कि भरोसा हमेशा वर्षों में नहीं बनता। कभी कभी इंसान की एक छोटी सी हरकत उसके पूरे स्वभाव के बारे में बता देती है। जेश के पास कोई जवाब नहीं था। उसी समय कविता का फोन आया। राजेश ने सारी बात उसे बताई। कविता ने कहा, आप उनसे मिलने चलिए। जब तक हम उनसे बात न कर लें, कोई फैसला मत लेना। राजेश ने सुरेश से पूछा, क्या मैं शांति माता जी से मिल सकता हूं? सुरेश ने कहा, हां, वो अभी शहर से बाहर एक सेवा केंद्र में है। अगर आप चाहें तो मैं आपको वहां ले जा सकता हूं।
राजेश अगले ही दिन सुरेश के साथ वहां गया। रास्ते भर उसके मन में कई सवाल थे। उसे डर था कि कहीं वह किसी गलत बात में न फंस जाए। उसने सुरेश से साफ कहा, मुझे किसी की संपत्ति नहीं चाहिए। अगर माता जी ने मेरे बारे में अच्छा सोचा है तो मैं उनके विश्वास को किसी लालच में नहीं बदलना चाहता। सुरेश ने कहा, इसीलिए शायद उन्होंने आपको चुना। कुछ घंटे बाद वे एक शांत जगह पहुंचे जहां कुछ बुजुर्ग लोग रहते थे। वहां एक छोटे से कमरे के बाहर शांति देवी बैठी थी। उन्हें देखते ही राजेश कुछ क्षण के लिए वहीं रुक गया। शांति देवी ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, आ गया बेटा। राजेश उनके चरणों के पास बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, माताजी, आपने मुझे इतना याद किया और मैं आपको ढूंढ भी नहीं पाया। शांति देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तू मुझे ढूंढने निकला ही नहीं था बेटा, तू अपने जीवन को संभालने निकला था, वही काफी था। राजेश ने कहा, आपने मेरे बारे में इतना क्यों सोचा? शांति देवी बोली, क्योंकि उस दिन तूने मुझे कोई बड़ी चीज नहीं दी थी। तूने मुझे अपना समझा था, यही सबसे बड़ी चीज थी। कविता भी वहां पहुंच गई थी। उसने शांति देवी के चरण छुए। शांति देवी ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी, उस दिन जो खाना तूने मुझे दिया था वो मुझे याद है, लेकिन उससे ज्यादा तेरी आंखों में जो अपनापन था वो याद है। आरव भी उनके पास गया। शांति देवी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बड़ा दिल बनाना मत भूलना। आरव ने मासूमियत से कहा, दादी, मैं नहीं भूलूंगा। शांति देवी की आंखें भर आई। उन्होंने राजेश और कविता से कहा, मैंने जो कुछ छोड़ा है उसे अपना समझकर मत लेना। वो मालिक की अमानत है। अगर उससे किसी का घर बसता है, किसी बच्चे की पढ़ाई होती है या किसी बुजुर्ग को सहारा मिलता है तो समझना कि मेरे जीवन का कुछ काम हुआ। राजेश ने कहा, माताजी, मैं आपकी इच्छा का सम्मान करूंगा, लेकिन मैं कोई संपत्ति अपने नाम नहीं करूंगा। अगर आप चाहती हैं तो इसे सेवा के काम में लगाइए। मैं जितनी मदद कर सकता हूं करूंगा। शांति देवी ने संतोष से उसकी ओर देखा और कहा, मुझे इसी जवाब की उम्मीद थी। उस दिन राजेश ने कोई संपत्ति स्वीकार नहीं की। उसने केवल ये जिम्मेदारी स्वीकार की कि शांति देवी की इच्छा के अनुसार उस संपत्ति से मिलने वाले लाभ को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में वो मदद करेगा। कुछ महीनों के भीतर उस जमीन से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया पूरी हुई और उसकी आय से एक छोटा सेवा केंद्र शुरू किया गया, जहां गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए किताबें दी जाने लगी और जरूरतमंद बुजुर्गों को भोजन उपलब्ध कराया जाने लगा। राजेश की अपनी दुकान भी अब पहले से कहीं बेहतर चल रही थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खुशी उसकी बढ़ती कमाई नहीं थी। उसकी खुशी ये थी कि अब वो अपनी कमाई का एक हिस्सा नियमित रूप से सेवा के लिए रखता था। कविता भी इसमें उसका साथ देती थी। आरव ने भी अपनी छोटी सी गुल्लक में से कुछ पैसे निकालकर सेवा केंद्र में दे दिए। एक दिन राजेश ने शांति देवी से पूछा, माताजी, आपने कहा था कि मालिक किसी न किसी रूप में वापस देता है। अब मुझे समझ आ रहा है कि आपने पैसे की बात नहीं की थी। आपने तो हमारी सोच बदल दी। शांति देवी मुस्कुराई और बोली, बेटा, यही तो असली भाग्य है। धन आ जाए और मन छोटा हो जाए तो आदमी गरीब ही रहता है, लेकिन मन बड़ा हो जाए और जितना मिले उसमें संतोष हो तो मालिक की कृपा वहीं से शुरू हो जाती है। राजेश ने उनके चरण छुए। शांति देवी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, याद रखना, उस दिन स्टेशन पर तूने मुझे खाना दिया था। मैंने तुझे कोई जादू नहीं दिया, मैंने बस तेरे भीतर जो अच्छाई थी उसे पहचान लिया था। बाकी रास्ता तूने खुद बनाया। राजेश ने कहा, माताजी, अगर उस दिन मैं आपको देखकर आगे निकल जाता तो शायद मेरी जिंदगी आज जैसी नहीं होती। शांति देवी ने कहा, बेटा, हर रास्ते में कोई न कोई इंसान हमारी परीक्षा बनकर आता है। फर्क बस इतना है कि हम उसे बोझ समझते हैं या अवसर। राधा स्वामी जी संगत राजेश के परिवार के जीवन में उस बुजुर्ग महिला की मुलाकात
सचमुच एक मोड़ बन गई थी। लेकिन उनके भाग्य में बदलाव केवल किसी धन या संपत्ति के कारण नहीं आया था। असली बदलाव तब शुरू हुआ था जब राजेश ने अपनी परेशानी के बीच एक अनजान बुजुर्ग महिला को इंसान समझकर सम्मान दिया था। उसने उस दिन कुछ बड़ा नहीं किया था, केवल पानी दिया था, खाना बांटा था और उसे अकेलेपन में कुछ देर अपने परिवार के साथ बैठने की जगह दी थी। लेकिन वही छोटी सी सेवा उसके अपने जीवन में एक बड़ी सीख बनकर लौट आई। राजेश की दुकान आगे बढ़ी, परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरी, उसकी मां का इलाज चलता रहा और आरव की पढ़ाई भी अच्छी तरह चलती रही। लेकिन राजेश ने कभी ये नहीं कहा कि उसकी सफलता केवल उस बुजुर्ग महिला की वजह से हुई। वो हमेशा यही कहता था, मालिक ने मुझे एक इंसान से मिलाया, उस इंसान ने मुझे मेरी गलती दिखाई और फिर मुझे मेहनत करने की समझ दी। बाकी सब मालिक की कृपा है। कविता अक्सर कहती थी, जिस दिन आपने स्टेशन पर उस माता जी का हाथ पकड़ा था, उसी दिन शायद हमारे घर की सोच बदल गई थी। राजेश मुस्कुराकर जवाब देता, और जिस दिन हमने किसी जरूरतमंद की मदद करना शुरू किया, उसी दिन हमें समझ आया कि भाग्य केवल बैंक खाते में नहीं होता। भाग्य ये भी है कि हमारे पास किसी के काम आने का अवसर हो। राधा स्वामी जी, इस साखी की सीख यही है कि जीवन में आने वाले हर इंसान को केवल उसके कपड़ों, उम्र या परिस्थिति से मत आंकिए। कभी कभी एक साधारण सा व्यक्ति हमारे जीवन में ऐसी बात कह जाता है जो वर्षों की किताबें भी नहीं सिखा पाती। किसी जरूरतमंद की मदद करते समय ये मत सोचिए कि बदले में आपको क्या मिलेगा। सच्ची सेवा वही है जिसमें देने वाला हिसाब नहीं रखता और लेने वाला केवल आशीर्वाद देता है। मालिक की कृपा का रूप हमेशा धन नहीं होता। कभी वो सही समय पर मिला हुआ इंसान होता है, कभी सही समय पर मिली हुई सलाह, कभी कठिन समय में मिला साहस और कभी किसी के लिए मदद का माध्यम बनने का अवसर। राजेश ने उस दिन रेलवे स्टेशन पर केवल एक बुजुर्ग महिला की मदद की थी, लेकिन उस छोटी सी सेवा ने उसके परिवार की सोच बदल दी। उसके घर में पैसा आया तो उसके साथ सेवा भी आई, सफलता आई तो उसके साथ विनम्रता भी आई, और सबसे बड़ी बात यह कि उसके परिवार ने समझ लिया कि असली भाग्य वही है जिसमें इंसान अपने सुख को किसी दूसरे की जरूरत से जोड़ सके। और जब भी राजेश उस पुराने रेलवे स्टेशन से गुजरता, वो कुछ क्षण रुककर उस जगह को जरूर देखता जहां उसने पहली बार शांति देवी को बैठे देखा था। वो मन ही मन हाथ जोड़कर कहता, मालिक, उस दिन मुझे पहचानने की बुद्धि देने के लिए शुक्राना। मुझे हमेशा ऐसा ही मन देना कि जरूरतमंद को देखकर मैं आगे न निकल जाऊं। राधा स्वामी।